व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये एक 16 साल की लड़की जेसिका की ट्रू स्टोरी है जिसने छोटी सी उम्र में दुनिया घूमने का सपना देखा था। उसका कहना था कि वो दुनिया के हर एक समुंदर के ऊपर से होकर गुजरना चाहती है अपनी छोटी सी सेलर बोट पर। लेकिन क्या ये उसका सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। जेसिका हमें खुद के बारे में बताती है कि उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ और वो बचपन से ही समुद्र के किनारे पर रही है कि उसका पूरा परिवार सनशाइन कोस्ट के पास ही रहता है। इसलिए बचपन से ही उसे समुद्र को अपना दोस्त बना लिया और उसने उसे वादा किया कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगी अपनी बोट के साथ। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, 10 साल की उम्र में जेसिका ने अपने इस ड्रीम को अपने मॉम डैड के साथ शेयर किया। लेकिन उन्हें ये एक मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ गया कि उनकी बेटी सीरियस है। वो जो भी कुछ कह रही है वो सच है और इसलिए उन्होंने उसके सपने को हकीकत बनाने में पूरा साथ दिया। 6 साल बाद अब जेसिका 16 साल की हो गई है तो उसने अपना पहला ट्रायल शुरू किया जिसमें वो बोट के साथ समुद्र में कुछ दिन गुजारेगी और यहाँ उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब शुरुआती दिनों में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक दिन न जाने कहां से एक कार्गो शिप उसकी बोट से टकरा जाता है, जिस वजह से जेसिका बहुत घबरा जाती है और फौरन अपने कोच को कॉल लगाती है। कुछ फौरन उसके घर वालों के पास जाते हैं और उसके बारे में उसे बताते हैं। अब ये सुनकर उसके मॉम डैड बहुत डर जाते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं। लेकिन अब ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था जेसिका ऐसा कुछ करने जा रही है। जब अगले दिन वो पोर्ट पर वापस आती है तो सभी मीडिया वाले उसका वहां पहले से इंतजार कर रहे थे ताकि वो उसे कुछ ऐसे सवाल पूछ सके जिससे कि वो इस आइडिया को ड्रॉप कर दे। या वो उसे साबित करना चाहते थे कि जेसिका एक नौसिखिया है और वो ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती। लेकिन जेसिका उनका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी फैमिली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें कई सारे रिपोर्टर जेसिका के ऊपर सवाल उठाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसकी उम्र अभी स्कूल जाने की है। अब एक रिपोर्टर तो उसके मॉम डैड को ये तक बोल देता है कि आप लोग बस अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों के लिए ताकि वो फेमस हो जाए, जिससे कि आपको ढेर सारे पैसे मिल जाए। वो जेसिका से भी पूछता है कि जब तुम कार्गो शिप से टकराई तो तुम्हारा अलार्म क्यों नहीं बजा। तो जेसिका कहती है कि वो अलार्म ऑन करना भूल गई थी और ये बोलते ही एक रिपोर्टर उसे सवाल उठाने लगता है कि तुम एक पोर्ट तक पार नहीं कर सकती, ऐसे में तुम पूरा समुद्र का चक्कर कैसे लगा पाओगी। जेसिका उस रिपोर्टर का जवाब देती हुए कहती है कि आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं अक्टूबर में अपनी ये ट्रिप शुरू करने वाली हूँ। बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब घर आने पर सारे न्यूज चैनल में उसी के बारे में चर्चा हो रही थी और सभी लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। उनका कहना था कि वो अभी इस काम के लिए बहुत छोटी है और काबिल भी नहीं है और इस चीज में उसका पूरा परिवार भी घसीटा जा रहा था। लेकिन जेसिका ने इसके लिए बचपन से ट्रेनिंग ली है और उसे भरोसा है कि वो ये कर सकती है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि उसकी टक्कर की वजह से बोट का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसे ठीक करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे और इसके लिए जेसिका अपने स्पॉन्सर को कॉल करती है। लेकिन यहाँ वही होता है जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से होता आ रहा है इस दुनिया में। उसके मुश्किल समय में कोई भी उसका साथ नहीं देता। तब उसकी मॉम आकर उसे कहती हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी बोट को ठीक करवा सके, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हें ये अकेले करना होगा, कोई इसमें तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। सभी लोग यही चाहते हैं कि तुम ये छोड़ दो, लेकिन तुम्हें ये पूरा करना होगा ताकि तुम उन्हें गलत साबित कर सको। इसी दौरान हम फ्लैशबैक में जाते हैं जिसमें जेसिका काफी छोटी है और तब जेसिका ने मार्टिन के बारे में पहली बार पढ़ा था कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, वो भी बस एक सेलर बोट पर। और तभी से वो उन्हीं की तरह बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। इसलिए उसने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे जोड़े और तभी उसकी मुलाकात बेन से होती है जो अभी का उसका कोच है। उसने भी इस दुनिया का चक्कर लगाया और साथ में वो एक अच्छा स्विमर भी है। अब जेसिका ने उसे अपना कोच बना लिया और तब से लेकर आज तक वो उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर रहा है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि जेसिका अब काफी परेशान है क्योंकि उसकी जाने की डेट अब नजदीक आ रही है, लेकिन अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। इसी सिलसिले में वो कोच से मिलने जाती है जो उन्हें शांत रहने को कहते हैं और उसे एक जगह लेकर जाते हैं जहां पर बहुत सारी बोट थी, जिसमें से एक बोट जेसिका की भी थी, लेकिन अब वो पहली जैसी नहीं रही क्योंकि उन सारे सेलर ने उसकी बोट को ठीक कर दिया था, वो भी बिना किसी पैसों से। अब ये देखकर जेसिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी चाहते थे कि वो अपने सपने को पूरा करे। अब आते समय जेसिका के डैड को वही रिपोर्टर मिल जाता है जो उसका इंटरव्यू लेने लगता है। घर आने पर जब सब लोग उसका इंटरव्यू देख तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके डैड कह रहे थे कि उन्हें यकीन नहीं है कि उसकी बेटी ये कर पाएगी या नहीं। तो जेसिका उनसे पूछती है कि डैड, आपको सच में लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ? तो वो उसे समझाते हैं कि एक बाप हमेशा चाहता है कि उसकी बेटी सबसे आगे रहे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि उसे कुछ हो न जाए। तो जेसिका उन्हें गले से लगा लेती है और वादा करती है कि वो सही सलामत घर वापस आएगी। रात होने पे उसकी बड़ी बहन उसका एक व्लॉग बनाती है और कहती है तुम मुझे अपनी सारी वीडियोस सेंड करना, मैं यहाँ से उन्हें अपलोड कर दूंगी ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि तुम आखिर क्या कर रही हो। वो दिन आ जाता है जब उसे इस सफर के लिए निकलना था। उसकी बोट भी तैयार हो चुकी थी।
जिसका नाम उसने पिंक रखा था। सारी फैमिली वाले वहां मौजूद थे। सभी अपनी तरफ से उसे कुछ चीजें देते हैं जिसे वो उन्हें याद कर सके, और उसकी छोटी बहन हैना भी उसे अपनी एक टॉय देती है। और अब फाइनली वो सभी को अलविदा बोलकर वहां से निकल जाती है अपने सपने की ओर। वहां हम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड वालों को भी देखते हैं जो जेसिका के सारे चीजों को चेक कर रहे थे। आज का दिन है 18 अक्टूबर 2009। अब देखते हैं कि जेसिका आखिर कितनी दिनों में समुद्र का चक्कर लगाकर वापस लौटती है, या फिर ये सफर उसके लिए अधूरा रह जाएगा। कोच अपना सारा सामान लेकर जेसिका के घर आ गए थे, क्योंकि अब वो यहीं से उसके रूट पर नजर रखेंगे। अगर उसे कहीं भी कोई दिक्कत आई तो वो उसकी मदद कर सकेंगे। अब 3 दिन में जेसिका ने 396 मील का सफर पूरा तय कर लिया था, और ये बात वो अपनी पूरी फैमिली को सबको बताती है, और साथ में वो व्लॉग भी शूट करती है जिसमें वो अपनी बोर्ड पर मौजूद सारे सामानों को दिखाती है, जैसे कि उसका किचन, उसका बेड, उसका मैप। अब वो बताती है कि वो पहले सिडनी से होते हुए इक्वेटर लाइन को क्रॉस करेगी, फिर अटलांटिक ओशियन और फिर इंडियन ओशियन से होते हुए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फाइनली सिडनी पहुंच जाएगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, रियलिटी में उतना ही ज्यादा मुश्किल। अब वो ये भी बताती है कि वो किसी भी पोर्ट पर नहीं रुकेगी, वरना वो इस मिशन में फेल हो जाएगी, और इसीलिए उसे अब बस चलते रहना है। अब एक रात वो कोच से कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि वो बहुत अकेला फील कर रही है। उसके आसपास कोई नहीं है सिवाय इस खारे पानी के। तो बताते हैं कि जब मैं सेलिंग करता था या फिर अकेला महसूस करता था तो मैं उस समय गाना गुनगुनाता, जिससे कि मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। यहाँ जेसिका भी ऐसे ही करती है और फिर वो सो जाती है। जेसिका ने अब 12 दिनों का समय तय कर लिया था। अब वो पैसिफिक ओशन से आगे बढ़ते हुए फिजी की तरफ बढ़ रही थी। अब बीच में उसे कई सारी वेल्स भी दिखाई देती है, जिसे वो शूट भी करती है और इस पल वो खूब एंजॉय भी करती है। लेकिन उसका असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि यहाँ तक तो हर कोई आ जाता है, लेकिन इसके आगे बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। ऐसा कुछ न्यूज वालों का भी कहना था, क्योंकि जब से वो गई है वो बस उसके नेगेटिव न्यूज ही दिखाया जा रहा है। उसने तो उसे मरा हुआ घोषित कर दिया, और ये सब उसका परिवार वाले भी देख रहे थे, जो देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि अब पैसिफिक ओशियन खत्म होने वाला था, यानी कि इंडियन ओशियन की शुरुआत, जहाँ पे बड़े बड़े शिप डूब जाते हैं। तो जेसिका की बोट तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। उधर जेसिका ने 33 दिन समुद्र में बिता चुका है और उसने पूरे 4000 मील का सफर पूरा कर लिया है। वो सदर्न पैसिफिक ओशन से नॉर्थ ओशन की तरफ जा रही है। अब इस बारे में वो अपने कोच को बताती है कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसी रात कोच को तूफान का पता चलता है, जो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए वो फौरन उसे इन्फॉर्म करते हैं और लाइन पर बने रहने के लिए कहते हैं। उनसे पूछती है कि क्या वो अपना रूट बदल ले, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तूफान की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। इसलिए उसे अब उसका सामना करना ही पड़ेगा। जब तक वो रूट चेंज करेगी वो उसके पास आ जाएगा। कुछ ही देर बाद लहरें उसकी बोट से टकराना शुरू करती हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। तब कोच बताती हैं कि तुम्हें एंकर पानी में डाल देना चाहिए, ऐसे में तुम्हारी बोट बैलेंस रहेगी। वो ऐसे ही करती है, लेकिन वो लहरों का क्या करेगी, क्योंकि पानी अब बोट के अंदर आ चुका है, जिसमें उसकी बहुत सी चीजें खराब हो चुकी है। उन्हीं चीजों को ठीक करने के चक्कर में उसे एक तेज का झटका आता है, जिस वजह से उसका सर जाकर टेबल से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सूरज निकल चुका था। वो सबसे पहले कोच को इन्फॉर्म करती है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो उसे समझाते हैं कि अभी तो ये बस एक शुरुआत है, तुम्हें ऐसे तूफानों के लिए तैयार रहना होगा। इस तूफान की वजह से उसका पूरा परिवार डर में चला गया था। उन्हें अब जेसिका की फिक्र होने लगी थी, लेकिन जेसिका उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो ये कर सकती है। अब दोस्तों, जेसिका को पूरे 50 दिन बीत गए थे। अब वो साउथ अमेरिका में एंटर कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी बात का कोई डर नहीं था। वो व्यू को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही थी। उधर उसके घर पे कई सारे रिपोर्टर इकट्ठा हो जाते, क्योंकि उन्हें कल तूफान के बारे में पता चल गया था। तभी हैना आकर उन्हें जेसिका के ब्लॉग की आईडी देती है और कहती है कि सारी अपडेट आपको यहाँ मिलेगी। अब सभी लोग तुरंत ही उस ब्लॉग को ओपन करना शुरू करते हैं। वहीं हम ओशन में जेसिका को एक न्यू व्लॉग को शूट करते हुए देखते हैं, जिसमें वो फिशिंग कर रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जेसिका की बड़ी बहन उसे बताती है कि उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अभी हैना, जो उसकी छोटी बहन है, वो बताती है कि उसने स्विमिंग में 3 मेडल जीत लिए हैं। अब अपनी फैमिली को ऐसे खुश देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो सभी को मिस कर रही थी, लेकिन उसे ये भी करना जरूरी है। वो अकेले अब काफी बोर होने लगी थी और वहीं बोर्ड पर ऐसे प्रिटेंड करने लगी थी कि जैसे वो अपने परिवार के साथ है। अब कुछ दिनों बाद क्रिसमस आ जाता है। अब वो अपने फैमिली के सारे प्रेजेंट को ओपन करती है और उन्हें सैटेलाइट फोन से कॉल करके थैंक यू कहती है। क्रिसमस में सभी जेसिका को मिस कर रहे थे और खासकर उसके डैड। इसके बाद वो अपने सफर फिर से कंटिन्यू करती है और वो साउथ अटलांटिक ओशियन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उस एरिया पर विंड का कोई बहाव नहीं था और ना ही किसी भी तरह का वेव थी, जिस वजह से उसकी बोट वहीं पर रुकी रह जाती है।
वो पूरे दिन इंतजार करती है कि शायद वो कल तक यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और देखते ही देखते उसे ऐसी जगह पर खड़े हुए कई दिन बीत जाते हैं। इस वजह से जेसिका अब इरिटेट होना शुरू हो गई थी और अपने किसी घर वालों से बात नहीं करती और ना ही अपने कोच से भी। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि जेसिका को कुछ हो तो नहीं गया है और तब एक दिन वो अपनी कोच से बात करती है। कोच उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कम से कम हमसे अपडेट तो लेती रहो। इसी चक्कर में वो अपने कोच पर गुस्सा निकाल देती है जिससे कि उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। उधर जेसिका भी रोने लगती है क्योंकि वो अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट और परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक जगह पर फंस चुकी थी। अब रात होने पर वो अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें अपने कोच बेन से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुम्हें इतना सब कुछ सिखाया है, तुम जिस सफर पर निकली हो वहां पर मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। बस हौसला रखो और खुद पर यकीन भी। देखना कुछ ही दिनों में वेव और हवा दोनों आएंगी। अब जेसिका को उनकी बात सही लगती है, इसलिए वो शांत हो जाती है और नेक्स्ट डे वो फिर से अपना व्लॉग शूट करती है जिसमें वो सभी को बताती है कि उसके ये पिछले 7 दिन बहुत ही बुरे बीते हैं। खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको बहुत सी चीजें खोनी पड़ती है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी आप खुद के ड्रीम को पूरा कर पाते हैं। अब उसके सारे व्लॉग को वो रिपोर्टर भी देखता है जिसने उसे कई सारे सवाल पूछे थे। वो भी जेसिका की हिम्मत देखकर रोने लगता और इमोशनल हो जाता है। उस समय के बाद हवाएं फिर से चलना शुरू हो जाती है और जेसिका की पिंक एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे पूरे 186 दिन हो चुके थे। अब ये बात न्यूज में भी टेलीकास्ट होती है, लेकिन यहाँ जेसिका अब खुद की गलती का एहसास होता है। उसने कोच को जैसे बात करी वो बिल्कुल गलत, इसलिए वो अपनी मॉम से उनके बारे में पूछती है, लेकिन वो बताती है कि कोच ने उनसे कई दिनों से बात नहीं करी है। इसी दौरान उसकी नजर बोट पे आ रही दरारों पर पड़ती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर अब कोई तूफान आया तो शायद उसकी बोट डूब भी सकती है या फिर बीच से टूट सकती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो किसी भी पोर्ट पर रुक कर उसे ठीक नहीं करा सकती और ना ही उसे कोच से बात हो रही है। कुछ दिन बीतने के बाद जेसिका अब ऑस्ट्रेलिया अपने घर पहुंचने वाली है, लेकिन तभी एक बार फिर नई मुश्किल आ जाती है। जेसिका देखती है कि एक नहीं बल्कि 3 तूफान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। देखकर वो बोट के बाहर निकलती है और गॉड से कहती है कि ओ गॉड, नहीं, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। अब इस तूफान की बात कोच बेन को भी पता चल गई थी, इसलिए वो फौरन उसके घर आते हैं और उसके मॉम डैड को ये बताते हैं। लेकिन तब तक सारे न्यूज चैनल वाले ये बात दिखाने लग गए थे कि अब जेसिका का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तूफानों में इतनी छोटी बोट सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो उसे किसी भी पोर्ट पर रुकने की सलाह देते हैं, लेकिन वहां जेसिका सारी कैलकुलेशन कर रही थी कि वो कैसे इस तूफान का सामना करेगी। तभी उसके पास उसके घर वालों का कॉल आता है जिसमें उसकी बहन उसके सामने व्लॉग के कमेंट पढ़ने को कहती है। जब जेसिका उन कमेंट्स को पढ़ती है तो उसमें दुनिया के हर कोने से लोग उसके जज्बे की तारीफ कर रहे थे, जिसे उसे और हौसला मिलता है और वो फैसला करती है कि वो इस तूफान के साथ आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। उसके कोच उसे ऐसा करने से मना करते हैं। उसके डैड भी वापस आने को कहते हैं क्योंकि उसमें उसकी जान जा सकती है, लेकिन जेसिका ने फैसला ले लिया था और इसीलिए उसके इस हौसले के आगे सभी लोग हार मान जाते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि उसे कुछ ना हो। जेसिका ने सारी वो तैयारी कर ली थी जो उसे बताई और सिखाई गई थी, लेकिन ये उसकी उम्मीद से ज्यादा बड़ा तूफान था, एक कार्गो शिप जितना ऊंचा, और उसे बहुत सारे झटके महसूस हो रहे थे और ये झटके बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उसे भी अब पता चल चुका था कि शायद अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए वो आखिरी बार अपने घर को कॉल करती है। अब सभी लोग उसकी आवाज सुनकर घबराए हुए थे, लेकिन तभी हम एक बहुत ही विशाल लहर को देखते हैं जो उसकी तरफ आ रही थी और देखते ही देखते जेसिका की बोट उसमें पूरी तरीके से पलट जाती है। उन पलों में जेसिका अपने घर वालों के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है, लेकिन यहाँ हम चीजें नोटिस करते हैं कि उसके केबिन में पानी नहीं जाता, क्योंकि वो बोट कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि अगर उसे लॉक कर दिया जाए पानी अंदर घुस नहीं पाएगा। कुछ समय के बाद फोन भी बंद हो जाता है और उसकी कोई खबर नहीं थी। उसके घर वालों को यकीन हो जाता है कि जेसिका अब नहीं बची। अब उसके घर वालों को यकीन हो जाता है कि जेसिका अब नहीं रही। उसका भाई उसे बार बार कॉल करता है कि शायद जेसिका फोन उठा ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपनी बेटी को खोकर उसकी मॉम पूरी तरीके से टूट जाती है। वो अकेले कोने में जाकर रोने लगती है ताकि उसके बच्चों के सामने वो कमजोर ना दिख सके। पूरा परिवार बिखर गया था, लेकिन जेसिका के साथ ऊपर वाला मौजूद है। उसके सपने को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता, शायद नेचर भी। तभी हम देखते हैं कि उसकी बोट ऊपर आ जाती है और जेसिका भी ठीक है। वो सबसे पहले अपने घर में फोन करती है और उसकी आवाज सुनकर सभी को यकीन हो जाता है कि इस लड़की में जरूर कुछ तो बात है, ये इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब बाहर हैना आकर सभी मीडिया वालों को उसके बारे में बताती है कि मेरी बहन अभी जिंदा है और वो वापस घर लौट आ रही है। उधर हम देखते हैं कि धीरे धीरे तूफान अब शांत हो गया है। जेसिका खुद के मन में कहती है कि उसने जो पिछले 2 दिनों में एक्सपीरियंस किया है शायद वो उसे कभी भूल नहीं पाएगी। वो अपनी बोट से बाहर आकर बारिश का मजा लेती है और गॉड को थैंक यू कहती है कि उसने अभी तक पूरे 200 दिनों का सफर
तय किया है और अब उसे उसके घर की दूरी कुछ ही मीलों की है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसे रिसीव करने लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। नेक्स्ट डे जब जेसिका सोकर उठती है तो देखती है कि वो सिडनी हार्बर पहुंच गई है, जहाँ पर तकरीबन 80,000 लोग उसे इंतजार में खड़े हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें अभी तक यकीन नहीं था कि इतनी छोटी उम्र की लड़की आखिर इतना बड़ा काम कैसे कर दे, लेकिन जेसिका ने उन्हें यकीन करने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग वहां चिल्लाते हैं और उनके घर वाले भी मौजूद थे जिनके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी। और फाइनली जेसिका ने अपना सपना पूरा किया। आखिर में कुछ रियल फुटेज हम देखते हैं जेसिका वॉटसन की, जो पूरे 210 दिनों के बाद लौटकर घर वापस आई। उसने सबसे कम उम्र में पूरी दुनिया के समुंदर को पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और ऐसा करते हुए उसे 70 फीट की लहरों का सामना करना पड़ा। अब वापस आने पर उसने 2 बुक भी लिखी जो आज तक सेल हो रही है और आज के दिन में वो एक कामयाब और एक्सपीरियंस सेलर है। इस कहानी से आपको एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।